सेकंड ग्रेड संपूर्ण राजनीति विज्ञान भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इस जो चैप्टर है ये राजनीति विज्ञान का पॉलिटी की जो सिलेबस में फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में भारत की जो विदेश नीति है उसमें नेहरू युग की जो नीति है, यानी नेहरू जी के समय पे जो भी हमारे विदेश नीति से संबंधित फैक्ट हैं, जो भी बातें हैं, उनको हम देखेंगे। और जो दूसरी वीडियो है उसमें नेहरू जी के बाद में जितने भी प्रधानमंत्री आए उसके समय में, उनके समय में जो भी सिद्धांत आए थे, जैसे इंदिरा गांधी का सिद्धांत था, गुजराल का सिद्धांत था, कई पॉलिसी हैं जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उनके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है भारत की विदेश नीति का नेहरू युग, यानी नेहरू जी के टाइम पे जो भी समझौते थे, जो भी एक्टिविटी थी विदेश नीति के संबंध में, उनके बारे में बात करेंगे। तो नेहरू जी के टाइम पर हम देखते हैं तो दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, दो समझौते, दो सम्मेलन, कुछ भी जो भी कह सकते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। वो हैं, एक तो गुट निरपेक्षता सम्मेलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और एक है पंचशील समझौता। हमारी जो भारत की जो विदेश नीति है वो शुरू से ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी शांतिपूर्ण समझौते पर आधारित है। यानी जो भारत है वो विश्व शांति चाहता है। इस आधार पे ही हमारे जो भी समझौते हैं, हमारी विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है, और इसी आधार पर हमारे सिद्धांत बनाए जाते हैं। पंचशील समझौता है, उसमें हमारे 5 सिद्धांत हैं जो कुल मिलाकर इसी पर आधारित हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जो भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये जो PDF है, तो नेहरू युग में जो फॉरेन पॉलिसी जो कटी हुई है PDF, इसको ध्यान से देखना। फॉरेन पॉलिसी नेहरूवादी युग, एक रिवीजन की तरह है। आप, मैं समझूंगा आप इसके बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत आपने कहीं ना कहीं से सुन रखा है। आपको एक रिवीजन के हिसाब से, मतलब आपकी आंखों के सामने से एक बार निकल जाएगी, और आपको जो भी आपको पता नहीं है वो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको, अगर आप पहले से जानते हैं तो उसके बारे में आप रिवीजन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो नेहरूवादी युग है जो कि 1947 से 1964 तक नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय पे जो भी हमारे विदेश नीति से संबंधित क्या थे फैसले थे, वो हमारी विदेश नीति को आदर्शवादी माना जाता है, यानी आदर्शवाद का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, आदर्शवादी। और ये जो प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, ये उस समय विदेश मंत्री भी रहे थे। तो हमारे जो विदेश नीति का फैसला ये प्रधानमंत्री ही करते थे। इसमें हम नैतिक कूटनीति का ध्यान रखते, मॉरल डिप्लोमेसी। ठीक है, मॉरल डिप्लोमेसी मतलब आदर्शवादी थे। और तीसरी बात है राष्ट्रहित। हमारे जो भी विदेश नीति के फैसले थे, यानी हम जो भी विश्व में जो भी फैसले लेते थे विश्व स्तर पर, वो राष्ट्र के हित में होते थे। और उसमें मॉरल डिप्लोमेसी को ध्यान रखा जाता, नैतिक कूटनीति को ध्यान रखा जाता था, और एक थी आदर्शवादी। ठीक है, अब हम, और जो ये हमारी विदेश नीति है उसके जो 2 आधार हैं, यदि हम संविधान बनने से पहले की बात करें, यानी हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले अगर जो बात करें तो हमारी जो संविधान सभा है उसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो 13 दिसंबर 1946 को। उस उद्देश्य प्रस्ताव में भी विश्व शांति व मानव कल्याण की बात हुई थी, विश्व शांति व मानव कल्याण। एक हमारा जो संविधान बनने के बाद में जो आर्टिकल 51 है वो भारत की विदेश नीति की बात करता है। ये हम जब DPSP पढ़ते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं संविधान के, उस समय इस आर्टिकल 51 की बात करते हैं। भारत की विदेश नीति के जो आधार हैं, मतलब जो समन्वय कैसे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का सम्मान, और जो भी उसमें बातें लिखी हुई होती हैं, मध्यस्थता से सुलह, 4-5 बातें हैं, उनके आधार पर हमारी विदेश नीति का फॉर्मेशन होता है, बनाई जाती है। जो भी एक्शन लेते हैं इसी पर आधारित होते हैं। अब इस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी जो पहली बात है वो है गुटनिरपेक्षता, और दूसरी है पंचशील। सबसे इम्पोर्टेंट बात 2 हैं। उसके बाद हम रंग भेद की नीति की बात करेंगे, UN समर्थन की बात करेंगे, और 1-2 चीज़ें और देखेंगे, जैसे कोरिया युद्ध था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया 1953 में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्ष का मतलब है, तो उस समय जो हमारे नेता थे उन्होंने कहा था कि हम किसी, यानी उस समय 2 गुट थे। एक तो सैन्य गुट, मतलब एक उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर में USA और USSR
2 गुट थे, ठीक है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। तो यूएसए वाले चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमसे जुड़ें और हमारी भावनाओं, विचारों, हमारी जो नीतियां हैं उनको अपनाएं, और इधर यूएसएसआर वाले चाहते थे कि हमारी नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा देश मतलब मान्यता दें, स्वीकार करें। लेकिन भारत की जो नीति थी शुरू से ही वो तटस्थ रही है, यानी उन्होंने कहा हम मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। तटस्थ का मतलब नहीं है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, ना ही हम इधर यूएसएसआर के गुट में हैं, ना हम यूएसए के में हैं। जैसे यूएसए का गुट था नाटो और यूएसएसआर का गुट था वार्सा पैक्ट। तो ना हम नाटो में हैं, ना हम वार्सा पैक्ट में। हम गुट निरपेक्ष हैं, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समर्थन करते हैं, मतलब नॉन गुट निरपेक्षता वाले हैं हम किसी गुट में। लेकिन इस गुट निरपेक्षता का मतलब यह भी नहीं है कि हम तटस्थ हैं, यानी हम न्यूट्रल हैं। हम सही जो दशाएं हैं, सही मतलब सत्य के साथ में हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर जैसे रंग भेद की हम बात करें, साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो हमने वहाँ पे उसका विरोध किया था। हम उस पर न्यूट्रल नहीं रहे थे कि हमारे तरफ से कुछ भी हो विश्व पे, मतलब विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम चुप रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और यह क्वेश्चन 2025 के एक पेपर में भी आया था, सेकंड ग्रेड के में। तो उसमें इसका उत्तर यही माना गया था, और माना गया था कि सीधी सी बात है कि गुटनिरपेक्ष का हम मतलब न्यूट्रल और तटस्थ से नहीं लेते। हम केवल इन गुटों में नहीं है, नाटो, वार्सा, ऐसे जो गुट हैं उनमें नहीं है। हम केवल सत्य शांतिपूर्ण नहीं, हम शांति स्थापना चाहते हैं, उस हिसाब से शामिल हैं, ठीक है। अब देखते हैं गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट, तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए प्लस यूएसएसआर के मध्य में, भारत के जब पीएम इस यूएसएसआर से प्रभावित थे, लेकिन हम किसी भी गुट में नहीं थे। हम गुटनिरपेक्ष थे, नॉन अलाइनमेंट। और जेएल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम तटस्थ नहीं हैं, न्यूट्रल नहीं हैं। हम जो भी हमें बात सही लगेगी हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको ऑफिस यानी संस्थागत रूप एनएएम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दिया गया था। और ये जो गुटनिरपेक्षता शब्द है, इसको पहली बार बीके मेनन ने यूएन के भाषण में, यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके भाषण में प्रयोग किया था। किसने? बीके मेनन ने, ठीक है, बीके मेनन, याद रखना है। तो शांति युद्ध जो युद्ध था, शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था, उसके समय 2 सैन्य गुट थे, नाटो नाटो और एक वार्सा पैक्ट। कुछ क्षेत्रीय सैन्य गुट भी थे, जिनमें जैसे सीटो है, एक सेंटो है ना, ये भी थे। नाम याद रखने हैं थोड़ी बहुत। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, यानी नाम है एनएएम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें विकासशील देशों को माना जाता है, यानी कहा जाता है कि ये विकासशील देशों का एक समूह है जो किसी भी प्रमुख महाशक्ति के साथ अपनी पहचान स्थापित करने से इनकार करता है, जिससे सदस्य देशों को स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति अपनाने की स्वतंत्रता मिलती है। कुल मिलाकर ये उन जो यानी जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है उससे बाहर हैं, उससे दूर हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा यानी भारत का और इसके जो साथी देश हैं उनका एक ही उद्देश्य था कि विश्व में बहुध्रुवता स्थापित करना, यानी केवल 2 ही ध्रुव नहीं हो जैसे यूएसएसआर और यूएसए। इसके बजाय सभी देश अपनी विदेश नीति खुद बनाएं, स्वतंत्र रहें, स्वायत्त रहें, अपने हिसाब से जो भी उनको फैसला लेना है विदेश के मामले में वो खुद लें। इस हिसाब से इन दोनों गुटों से दूर रहें, और एक नया गुट जिसको गुट निरपेक्षता कहते हैं, और उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो भारत ऐसा करने वाला प्रथम देश था जिसने कूटनिरपेक्षता को एक औपचारिक विदेश नीति के रूप में अपनाया। इस कूटनिरपेक्ष आंदोलन से जो जुड़े नेता हैं वो हैं कौन कौन से? एक तो हैं जेएल नेहरू जो भारत के थे, एक है सुकर्नो, याद रखने हैं, सुकर्नो इंडोनेशिया के, टीटो, टीटो का पूरा नाम है जोसेफ ब्रोज टीटो, जोसेफ ब्रोज टीटो, टीटो मतलब टीटो, यूगोस्लाविया, ठीक है। एक है क्वामे एन क्रूमा, क्वामे एन क्रूमा, एन है ये, एन है ना, क्वामे एन क्रूमा जो कहाँ के हैं? ये हैं घाना के, ठीक है। और एक है गमाल अब्दुल नासिर या अब्दुल नासिर, नासिर मिस्र मतलब नासिर मिस्र, नासिर को मिस्र ऐसे याद रखना, मिस्र, मिस्र के हैं अब्दुल नासिर। पांचों याद रखने हैं, 5 नेता हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे मानते हैं, मतलब इसका विचार है वो कहाँ पे आया था? तो वो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। बांडुंग जगह है इंडोनेशिया में जहाँ के सुकर्नो थे वहाँ के। 18 से 24 अप्रैल के बीच में 1955 में सम्मेलन होता है जो एशिया और अफ्रीका के देश आते हैं, जिसमें 29 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में वैचारिक नींव रखी गई थी किसकी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार, बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बांडुंग में, इंडोनेशिया में। कब हुआ? तो 1955, 18 से 24 अप्रैल 1955। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 29 देशों ने भाग लिया और 10 सिद्धांत बनाए। कौन से? कितने सिद्धांत बनाए?
10 सिद्धांत बनाए। 10 में 5 सिद्धांत तो वही थे जो पंचशील समझौते में आगे पढ़ेंगे हम, पंचशील समझौते में आगे पढ़ते हैं, और 5 एक्स्ट्रा थे वो याद नहीं करने, ठीक है। अब इसका गठन कब होता है, किसका, नाम का गठन होता है वर्ष 1961 में। इसका जो प्रथम सम्मेलन था, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को। 25 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें कितने सदस्य थे, 25 संस्थापक सदस्य थे। भारत प्रमुख संस्थापक था। फिर यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसके में सबसे ज़्यादा देश हैं। जैसे यूएन में 145 के लगभग देश हैं, उससे दूसरे नंबर पर अगर हम कोई संगठन देखते हैं इस विश्व स्तर पर, तो वो है नाम, ठीक है। और इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई औपचारिक अधिनियम, संधि, चार्टर नहीं था। यानी जैसे यूएन का चार्टर बना था यूएनओ की स्थापना से पहले, ऐसा कोई चार्टर नहीं था, कोई संधि नहीं थी, कोई भी अधिनियम नहीं था। केवल इसके विचार आया और विचार के साथ सम्मेलन में इसकी स्थापना कर दी थी वर्ष 1961 में। ऑफिशियल रूप से इसकी स्थापना हुई थी 61 में। 25 संस्थापक सदस्य थे, भारत प्रमुख संस्थापक था इसका, ये ठीक है। अब और कहाँ पे हुई थी स्थापना, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। कब, 1 से 6 सितंबर 1961, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में। तो अब तक जो बातें हुई उनमें यही है कि गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, कोल्ड वॉर के समय 2 गुट थे, भारत के पीएम यूएसएसआर से प्रभावित थे, लेकिन वो फिर भी तटस्थ, मतलब दूर रहे गुटों से। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तटस्थ हैं हम तटस्थ बिल्कुल नहीं हैं, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं हैं, हम सही के साथ में हैं। जो भी स्थिति सही की तरफ जाएगी हम उसकी तरफ जाएंगे, जो ही स्थिति सही रही मतलब उसी को हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। संस्थागत रूप, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता पहली बार शब्द बी के मैनन ने दिया था, यूएन के भाषण में दिया था। शीत युद्ध के समय सैन्य गुट से 2, नाटो और वार्सा पैक्ट। नाटो किसका था, नाटो था यूएसए का, नाटो किसका था, यूएसए का था, और वार्सा पैक्ट यूएसएसआर का था, ठीक है। क्षेत्रीय सैन्य गुट से सीटो और सेंटो। आगे चलते हैं। गुटनिरपेक्षता को औपचारिक विदेश नीति के रूप में भारत प्रथम देश था जिसने माना। नाम से जुड़े नेता जेएल नेहरू, सुकर्नो इंडोनेशिया के, टीटो यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया कोई देश नहीं है, ये देशों का समूह था जिसमें 2-3 देश अभी बाहर निकल चुके हैं। क्वामे एनक्रुमा घाना के थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे। उत्पत्ति बांडुंग सम्मेलन से। एशिया अफ्रीका सम्मेलन कहते हैं क्योंकि इसमें एशिया के और अफ्रीका के देश, मतलब एशिया जो महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ के देश ज़्यादा थे, जिसमें टोटल 29 देशों ने भाग लिया। 10 सिद्धांत बनाए। बांडुंग जगह पर हुआ 18 से 24 अप्रैल के बीच में, ठीक है। गठन हुआ वर्ष 1961 में। कब हुआ, वर्ष 1961 में, बेलग्रेड में, 1 से 6 सितंबर 1961 को। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत प्रमुख संस्थापक सदस्य, 25 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें से भारत प्रमुख संस्थापक देश माना जाता है क्योंकि विचार भारत के जवाहरलाल नेहरू का ही था, मान सकते हैं, मतलब है तो नहीं, पांच नेता याद रखने विचार में भी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्थायी सचिवालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं है इसकी, कि आप समझे कहीं नाम के ऑफिस हो, जैसे यूएनओ के ऑफिस है, ऐसी कोई ऑफिस नहीं है। कोई औपचारिक अधिनियम भी नहीं था, कोई संधि भी नहीं, कोई चार्टर नहीं, इसका कुछ नहीं है, इसका आगे पीछे। और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें हम 2 सम्मेलनों को इम्पोर्टेंट, मतलब मेनली पढ़ेंगे। 7वें को, एक हमारा जो 19वां अभी 2025 में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कंपाला युगांडा में। और 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो सम्मेलन है वो हुआ था भारत में, न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में हुआ था, न्यू दिल्ली विज्ञान भवन, ठीक है, न्यू दिल्ली विज्ञान भवन। जिसके अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, इंदिरा गांधी। और इस जो अध्यक्षता है ये कहाँ से ग्रहण की, मतलब क्यूबा के फिदेल कास्त्रो पे थी। उससे पहले 1983 से पहले किसके पास थी, तो क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो, किस पे थी, फिदेल कास्त्रो पे, ठीक है। उससे ये अध्यक्षता ग्रहण की। महासचिव के नटवर सिंह थे उस समय। इसके महासचिव कौन थे, तो के नटवर सिंह। कौन, के नटवर सिंह, के नटवर सिंह, ठीक है। 101 सदस्य देश थे उस समय। 140 देशों के प्रतिनिधिमंडल आए थे। अब आपसे पूछे कोई कि कितने सदस्य देश थे उस समय जब 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन 7 से 12 मार्च 1983 को न्यू दिल्ली विज्ञान भवन, जिसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थे, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो से अध्यक्षता ग्रहण की, इसके महासचिव के नटवर सिंह थे। उस समय इस 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नाम के कितने सदस्य देश थे, तो 101 सदस्य देश थे। लेकिन उसमें से कितने देशों ने, मतलब और प्रतिनिधिमंडल कितने थे, यानी प्रतिनिधि कहाँ से, कितने देशों से आए, तो 140 देशों से आए थे, ठीक है। और जिसमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष थे। कितने, 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष। ये पीडीएफ में दिख नहीं रहा है, 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने कहा था इसमें कि यह इतिहास का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन है।
इतिहास का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन है, ये इसकी थीम थी, ये विषय था इसका, ठीक है। अब इतिहास का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन का मतलब है कि यह ना तो नाटो के साथ ना वार्सा पैक्ट के साथ। इतिहास का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन ये थीम थी, और इस समय इस गुट का नाम दिया था इंदिरा गांधी ने, क्या? शांति गुट। क्या? शांति गुट। शांति गुट। ठीक है। और यह बनाया क्यों था? राजनीतिक, यानी हम राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े, किसी और देश के चक्कर में। जो गुट हैं, यदि हम यूएस नाटो गुट में शामिल हो जाते तो हम यूएसए की बातें माननी पड़ती, अगर हम इधर वार्सा पैक्ट में शामिल हो जाते तो यूएसएसआर के अधीन एक तरह से हो जाते थे। तो इस राजनीतिक दृष्टि से और एक अपनी जो विदेश नीति है उसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता, स्वायत्तता की दृष्टि से हमें गुट निरपेक्षता, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना की। ठीक है। इसके जो उद्देश्य क्या थे, सातवां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, इसमें क्या थे? तो परमाणु निरस्तीकरण, ये हम पढ़ते ही हैं, सीटीबीटी एनटीबीटी जो संधियाँ हैं परमाणु से संबंधित उनके बारे में, परमाणु निरस्तीकरण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एनआईईओ। यानी एनआईईओ का मतलब क्या है कि हम मानते थे कि जो उत्तर के देश हैं, यानी ये रूस है और उत्तरी अमेरिका है, ये देश हैं, ये क्या हैं? समृद्ध हैं। और जो नीचे के देश हैं, यानी दक्षिण के देश हैं, जैसे इसमें जो 25 संस्थापक देश शामिल किए थे, यानी अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कांगो, भारत, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन, यूगोस्लाविया, मिस्र, इथियोपिया, साइप्रस, ये जो देश हैं ये गरीब हैं, बाकी के जो उत्तर के देश हैं वो समृद्ध हैं। तो इस ये जो बीच में अंतर है इसको ख़त्म करना, यानी समृद्ध देशों, जो समृद्ध देश हैं और गरीब देश हैं, उनके बीच की खाई को ख़त्म करना है। अब आगे चलते हैं। 18वां नाम, अब है 18वां सम्मेलन, जो कि अजरबैजान बाकू में हुआ था। कब हुआ था? तो 25 से 26 अक्टूबर 2019, जिसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति गए थे वेंकैया नायडू। 19वां जो 2025 में हुआ 13 से 16 अक्टूबर, कंपाला युगांडा में। कंपाला युगांडा में जगह है, वहाँ पे। अब इसकी स्थिति क्या है? तो हम वर्तमान में 120 देश मानते हैं, लेकिन यूएनओ का जो यूएन का गैर सदस्य देश है फिलिस्तीन, यूएन का गैर सदस्य देश फिलिस्तीन भी इसमें शामिल है। तो इस वजह से इसको 121 देश भी हम मानते हैं, 121 देश हम मानते हैं। इस 120 जो देश हैं इनमें 53 अफ्रीका के हैं, 39 एशिया के हैं, 26 लैटिन अमेरिका के हैं, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन के, और 2 यूरोप के हैं। तो कितने हो गए? 120। इसमें हम 2 आंकड़े और पढ़ते हैं कि 18 अन्य पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन। ये जो पर्यवेक्षक देश हैं और जो पर्यवेक्षक संगठन हैं, ये क्या है? ओरिजिनली इसमें पूरी तरह से मतलब शामिल नहीं है देशों में। अगर इनको भी जोड़ा जाए तो 28 और जुड़ जाएंगे, तो 120 से 148 हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वर देश हैं। ठीक है, जो इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पहले जो 7वां सम्मेलन था उसमें सदस्य थे 101, लेकिन उसमें जो आए कितने थे? 140। वो सबसे बड़ा था उस समय का। ठीक है, उस समय तक का सबसे बड़ा नाम सम्मेलन था। कौन सा? 7 मार्च 1983 नई दिल्ली वाला गुटनिरपेक्ष 7वां। ठीक है। अब जो वर्तमान था उसमें भारत की तरफ से कौन गया? तो कीर्ति वर्धन सिंह। कौन? कीर्ति वर्धन सिंह विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। इसकी थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए, ये याद रखनी है थीम, साझा वैश्विक समृद्धि, ये आपको की पॉइंट बना के याद रखना है। देखो दोबारा देखते हैं। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? 120 देश है, 121 देश, क्योंकि फिलिस्तीन को भी शामिल किया गया है, यूएन का गैर सदस्य देश है। तो इस वजह से कितने हो गए हैं? 121 देश हो चुके हैं ना। फिलिस्तीन, इसमें 53 अफ्रीका से, 39 एशिया से, 26 लैटिन अमेरिका व कैरेबियन से, और 2 यूरोप से, है ना। ठीक है, टोटल कितने हैं? तो 121 देश हैं। भारत की तरफ से कौन गए थे? तो कीर्तिवर्धन सिंह। कौन गए थे? कीर्तिवर्धन सिंह। ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह कौन है? तो विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। इसकी थीम क्या थी? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना। चर्चा क्या थी? इजरायल हमास युद्ध, विश्व मित्र पहल, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। 3 वर्ष में एक बार आयोजन होता है, लेकिन होता नहीं है। वैसे आपको पता है कि 18वां है वो 2019 में हुआ और 19वां है 2025 में हुआ था।
जो 18वां जो हुआ था 2019 में, वो कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। और जो 19वां हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? कंपाला युगांडा में। ठीक है, अब हम पंचशील समझौता पढ़ते हैं, जिसको चीन भारत समझौता के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत क्षेत्र में व्यापार व आवागमन की वजह से हुआ था। तो ये सिद्धांत चीन और भारत के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, जिसमें भारत के नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और चीन के थे झोउ एन लाई। झोउ एन लाई कौन थे? झोउ एन लाई। ठीक है, लाई, लाई याद रखना, लाई। नेहरू लाई, नेहरू और लाई। ठीक है, और इस पर साइन करने वाले थे नेद्धम राघवन, जो भारत के राजदूत थे, नेद्धम राघवन, नेद्धम राघवन। और चाइना के थे एच ई चांग हानफू। एच ई नाम क्या है? एच ई चांग हानफू। हानफू। ठीक है, और साइन कहाँ हुए थे? बीजिंग में। याद रखना, बीजिंग में। ऑप्शन में संघाई आता है, कथन में संघाई लिखा होता है, गलत है, वो है बीजिंग में हुआ था। और 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। लेकिन और ये बौद्ध दर्शन के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है? बौद्ध दर्शन के 5 सिद्धांतों पर। ठीक है, और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था ये 3 जून 1954 को। 3 जून 1954 को। ठीक है, तो क्या है वो 5 सिद्धांत? पहला है क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता और एवं संपूर्ण संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, यानी एक दूसरे जो देश हैं वो अपनी अखंडता, जो क्षेत्र की अखंडता है और संप्रभुता है, उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, दूसरा है पारस्परिक अनाक्रमण, बिना मतलब के अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब के क्या, अटैक तो करेंगे नहीं, हम आगे से अटैक नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बात ये है, ना चाइना करेगा ना हम करेंगे। पारस्परिक हस्तक्षेप, हमारे काम में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम उसके में नहीं करेंगे। वो कुछ भी करे हमारी तरफ से, किसी देश से कैसी भी लड़ाई करे, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेगा हमारे में। चौथी है समानता एवं पारस्परिक लाभ। लाभ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर उसका लाभ है तो हम उसकी सपोर्ट कर दें, हमारा लाभ है तो वो भी हमारी सपोर्ट कर सकता है, बस करता नहीं चाइना। समानता एवं पारस्परिक लाभ। एक है 5वां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, अस्तित्व। ठीक है, और बांडुंग सम्मेलन में इन सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी। बांडुंग सम्मेलन के जो 10 सिद्धांत थे उनमें 5 पंचशील के थे और 5 अलग थे, है ना। ठीक है, जीएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने इसको पंचशील समझौते को क्या कहा? इंटरनेशनल कॉइन कहा था। जीएल नेहरू ने इंटरनेशनल कॉइन कहा था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर प्रस्ताव है जो भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन ने यूएन में रखा था, और 11 दिसंबर 1957 को यूएन महासभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। यूएन महासभा ने संप्रभु राज्यों के सभ्य आचरण को परिभाषित करता है। जो पंचशील समझौता है वो क्या करता है? संप्रभु राज्यों के सभ्य आचरण को परिभाषित करता है। संप्रभु राज्यों के, व्यक्तिगत की नहीं करता, ये लिखा हुआ है, व्यक्तिगत के आचरणों को नहीं करता है। ठीक है, अब है तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रंगभेद का विरोध किया था हमने। वैश्विक अभियान भी चलाया था। 1949 में साउथ अफ्रीका से हमने संबंध भी समाप्त कर लिए थे, बाद में 1994 में शुरू किए थे। और जो यूएन ने प्रतिबंध लगाए थे उनका भी हमने समर्थन किया था। ये हमने रंगभेद के लिए किया था। चौथा है यूएन का समर्थन। यूएन का समर्थन मतलब 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना था भारत। और भारत विश्व शांति, निरस्त्रीकरण व शांति स्थापना का सशक्त समर्थक रहा है, पीस कीपिंग। और भारत में जो यूएन है, यूएन की महासभा थी, उसके पहले जो महिला अध्यक्ष है वो विजय लक्ष्मी पंडित ही थी, जो कि भारत की थी। और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद में 15 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जिनमें 10 क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी हैं। तो अस्थायी जो सदस्यता है, अध्यक्षता है, वो भारत ने कितनी बार की है? 8 बार, है ना, यूएन में। ठीक है, और क्या, एक ये कोरिया युद्ध में चिकित्सकीय इकाई का है
योगदान भी दिया था। जब कोरिया का युद्ध चल रहा था तो 1953 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, उस टाइम पर एक चिकित्सकीय इकाई का कंट्रीब्यूट किया था भारत ने, ठीक है। और क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हम किस हिसाब से समझाने के बाद मतलब सुलझाने की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं, तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये हैं नेहरू युग की नीतियाँ, नेहरू युग के सिद्धांत। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति, नेवरहुड फर्स्ट, महासागर सागर, ठीक है। मेकांग गंगा सहयोग 2000 में बिम्स्टेक पे बात करेंगे, और भी सागर परियोजनाएं, महासागर परियोजनाएं, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, इसमें जो चुनौतियां हैं, और स्ट्रेटेजिक पिलर्स, रणनीतिक संबंध स्तंभ जो क्या है, और अलग अलग प्रधानमंत्री के टाइम पर क्या स्थिति रही, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने कब दिया, क्यों दिया, इन पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, NPT CTBT पर, ठीक है। धन्यवाद।